तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर। हमने बात शुरू की थी कल मुंबई के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बड़े मटका ऑपरेटर्स की। उनमें से दो का जिक्र कल हुआ था, एक का शायद किसी तरह रह गया था। तो अब थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड बता के, ताकि आपको मालूम पड़े कि इतना बड़ा कारोबार कितने लोग किस तरीके से चलाते थे। मैंने कल आपको बताया एक वर्ली मटका, एक न्यू वर्ली मटका जिसको मेन भी कहते थे, जो रतन खत्री चलाता था। एक तीसरा मटका था कल्याण मटका, जिसको बहुत से लोग गलती से, अनजाने से, बिना सर्च किए ये कह देते हैं कि कल्याण मटका का मालिक कल्याण जी भाई भगत था। बिल्कुल नहीं, कल्याण जी भाई भगत तो वर्ली मटका चलाता था। कल्याण मटके का मालिक था, जो बहुत कम लोगों को मालूम है, उसका नाम था मानिक भाई। ये मानिक भाई बहुत एक सुलझा हुआ बिजनेसमैन था और इसने अपनी आइडेंटिटी बहुत सालों तक छुपा के रखी। किसी को पता ही नहीं चला कि असल में कल्याण मटका कौन चलाता है। वो इतना बड़ा इनके बराबर का तो नहीं था, थोड़ा बहुत फर्क था, लेकिन बहुत अपने ज़माने में वो कामयाब मटका रहा है कल्याण मटका। और उसका कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। जो कल्याण सिटी है एक मुंबई के पास, थाना कल्याण डोंबिवली, कल्याण से भी कोई लेना देना नहीं है। वो पूरे हिंदुस्तान में चलता था बाकी दो मटकों की तरह, क्योंकि उसने कल्याण का शायद नाम का इस्तेमाल उठाया मानिक भाई ने, या कोई और कारण होगा कि कल्याण भाई का मटका चलता है तो उसके मटके का नाम वर्ली है, मैं इसका नाम कल्याण रख दूं तो शायद उसके नाम का मुझे बेनिफिट मिलेगा। और हुआ भी ऐसे ही, बहुत बड़े लेवल पे उसको इस बात का पैदा हुआ। पंटर्स ने बैटिंग लगानी शुरू की इसी चक्कर में कि कल्याण मटके का मालिक कल्याण जी भाई भगत है। ये बिजनेस की अंदर की तरकीबें होती हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। अब मैं इस मानिक भाई को कैसे जानता हूँ? कई बार मैंने आपको जिक्र किया, मुंबई में एक इलाका है गिरगांव चौपाटी, जहाँ से वो 2008 के वो कांड वाला अजमल कसाब पकड़ा गया था। वहाँ पे बहुत बड़ी विसर्जन होती है, गणपति विसर्जन। गिरगांव चौपाटी के बिल्कुल सामने जो सड़क चर्च गेट की तरफ जाती है, मेरिन ड्राइव की तरफ जाती है, वहाँ पे तीसरी या चौथी बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग है। उसके बाद एक छोटा सा ब्रिज है जो रेलवे लाइन को क्रॉस करता है। उसके पहले एक रीडलैंड टेलर की कपड़े की बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोर है। उसके साथ एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम भूल गया मैं। उसमें जो बिल्डिंग आगे वाली बिल्डिंग है, उसके ग्राउंड फ्लोर पे रहता था मानिक भाई। ये मानिक भाई ग्राउंड फ्लोर पूरा था इसका, पूरी हेरिटेज बिल्डिंग का। मुझे इसलिए मालूम है कि उसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में मेरा एक बहुत ही खास दोस्त, हमारा कॉमन फ्रेंड सारे सर्कल में, कुरुश भाई रहा करता था। वो पारसी फैमिली को बिलोंग करता था और वो भी बचपन से वहाँ रहते थे। तो मानिक भाई के 3 बेटे और एक बेटी थी। वो और कुरुश की जो फैमिली थी और एक और फैमिली भी रहती थी उस बिल्डिंग में। इनके बच्चे साथ में खेलते रहे, इनका आना जाना मिलना गिलना सबका रहा। लेकिन कभी किसी को मालूम नहीं पड़ा कि मानिक भाई असल में करता क्या है। करता क्या है वो तो सबको पता था, लेकिन कल्याण मटका चलाता है इस बात की कानों कान खबर किसी को नहीं होती थी। अब वो करता क्या था वो भी बता देता हूँ। आपको हैरानी होगी कि जिस आदमी के मटके के लिए लाखों लोग रोज़ के लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं जिसके नाम पे, वो आदमी खुद रेस कोर्स में जाके जुआ खेलता था। अपने मटके पे आप खुद पैसा नहीं लगाता था। रेस कोर्स में भी बहुत बड़े लेवल पे मानिक भाई ऑपरेट करता था और एक ज़माने में करते करते वो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा उस ज़माने में हॉर्स ओनर था, स्टेबल ओनर था, M रामास्वामी, मद्रास वाला, चेन्नई वाला, उसका बुक मेकर बन गया। रेस कोर्स में देखिए कितनी मटका चल रहा है लेकिन किसी को पता नहीं कौन चला रहा है, और ये आदमी रेस कोर्स में बुक मेकर का काम कर रहा है। तो रामास्वामी अपने ज़माने में सबसे बड़ा रेस कोर्स का ऑपरेटर था और मैनिपुलेटर भी था।
छोटे मोटे बाकी के जो घोड़ों के मालिक थे वो तो उसके सामने टिक भी नहीं पाते। वो तो हुआ एक बार ऐसे कि ओवर एंथुजियाज्म में, एक बार ओवर कॉन्फिडेंस में रामास्वामी ने एक बहुत बड़ी गलती कर ली, जिसकी वजह से उसको कुछ सालों के लिए मुंबई के रेस कोर्स से बैन कर दिया गया। किया क्या था उसने, घोड़ों को मिस डिक्लेयर करके, मतलब सपोज एक ए क्लास का घोड़ा है, वो ए क्लास की रेस में दौड़ेगा, ये क्लास नहीं, मैं घोड़े के स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, तो उसका मुकाबला भी उसी किस्म के घोड़े से होगा उस रेस में। इसने क्या किया, घोड़ों को जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में अंडर वैल्यू करते हैं, तो इसने वो घोड़ों को अंडर स्टैंडर्ड करके, अंडर वैल्यू करके, वो तगड़े घोड़ों को कमज़ोर घोड़ों वाली रेस में दौड़ाया। और इस तरीके से उस दिन की पहली रेस हुई तो रामास्वामी का घोड़ा फर्स्ट, दूसरी रेस हुई तो रामास्वामी का घोड़ा जीता। करते करते 7 रेसेस तक, 7 लगातार 1 से 7 तक की सबकी सब रेसें रामास्वामी के घोड़े जीते। तो बहुत हो हल्ला हुआ कि बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही आदमी के 7 घोड़े एक ही दिन में जीतना है। तो वो काफ़ी इंक्वायरी हुई, वो जो स्टीवर्ड्स कमेटी बैठी, और जो विजिलेंस एक ऑफिसर हुआ करते थे मिस्टर ईरानी मुंबई पुलिस के, वो देखते थे कोई हेरा फेरी नहीं हो। तो ऐसा करके जो इनकी आपस की जो कमेटी होती है रॉयल इंडियन टर्फ उनकी, तो उसको 2 साल के लिए, पता नहीं 3 साल के लिए बैन कर दिया गया था। तो उसकी बुक मेकिंग मीन्स उसका जो पैसा उसके घोड़ों पे लगता था, लाखों करोड़ों रुपए जो भी थे न, उन सब का हिसाब किताब ये मानिक भाई रखा करता था। और साथ में उसका अपना मटके का बिजनेस चल रहा है जो किसी को पता नहीं। तो ये देखिए एक तरीके से एक बिजनेस एक्यूमेन है, ये एक बिजनेस की एक तरीका है बिजनेस करने का, जिसको ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो उसके लिए इसको कभी किसी ने तंग नहीं किया। हाँ, बाद में जब कुछ लोगों को पता चला कि कल्याण मटके का असली मालिक तो मानिक भाई है, तो एक बार उसको छोटा शकील ने या किसी ने दाऊद कंपनी से उससे पैसे मांग लिए, पता नहीं कितने लाख। तो वो आदमी, क्योंकि कुरैश वहाँ पे रहता था, कुरैश के आगे दोस्त थे, तो पठान क्लैन के साथ उनकी दोस्ती थी। वो उस पठानों के पास पहुँच गए, करीम लाला के पास या किसी और के पास के, ऐसे ये 90-91 की बात है, 90 की या 91 की। तो कुरैश ने मुझे बताई थी ये बात। वो तो बेचारा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो किडनी की प्रॉब्लम थी उसको काफ़ी सालों से, वो काफ़ी जूझ के बेचारे की डेथ हो गई। तो कुरैश बता रहा था कि मानिक भाई पठान गैंग के पास पहुंच गया। तब तक पठान लोगों का दाऊद के साथ समझौता हो चुका था। तो वहाँ से किसी पठान लीडर ने दाऊद को फ़ोन किया कि देखिए आपके लोग हमारे मित्र से पैसा मांग रहे हैं, प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए। दाऊद ने मना किया कि ठीक है, कोई नहीं, मैं बोल देता हूँ जो होगा, आगे से कोई फ़ोन आए तो उसको बोलना मेरे से बात कर ले। तो ये इतने बड़े लेवल तक ये लोग ऑपरेट करते थे, मानिक भाई दूसरे। उसी तरह कल मैंने आपको बताया था रतन खत्री वाज अ रेगुलर फिक्चर एट रेस कोर्सेज इन मुंबई एंड पुणे बंगलौर। तो जब भी सीज़न होता था, अलग अलग सीज़न होते थे, कभी पूना का सीज़न, कभी बॉम्बे का सीज़न, कभी बेंगलोर सीज़न, कभी मद्रास सीज़न। तो ये आदमी अपना वो फेटा बांध के सर पे डिफरेंट कलर्स का कपड़ा कॉटन का वो बांध के रखता था। टिपिकल वो एक उसका अपना स्टाइल था। कभी कभी उसी किस्म का कपड़ा मैं देखता हूँ हिंदी फिल्मों के पुराने फिल्म, रंजीत भी अपने सर पे पहनते हैं, उसकी फ़ोटोग्राफ का भी देखता हूँ। तो ये आदमी रेगुलर अपना ट्रेडमार्क कुर्ता पैजामा और सर पे वो फेटा बांध के ये आदमी रेस कोर्स में बड़े लेवल पे जुआर खेलता था। मतलब अपना बिजनेस चल रहा है मटके का, रतन खत्री का मटका चल रहा है, और ये आदमी आधा आधा दिन रेस कोर्स के टाइम पे दोपहर से लेकर शाम तक ये रेस कोर्स में अपना टाइम व्यतीत करता है, अपना पैसा लगाता है, घोड़ों पे जीतता है, हारता है। तो ये इन लोगों के शौक, जो जुए का शौक है, वो आपको जुए से जुड़ी हुई प्रोफेशंस के साथ ही
आपको जोड़ के रखेगा। इसी तरह कल्याण जी भाई की डेथ के बाद उसके जो 3-4 भाई थे, उनके उनका बेटा जो सुरेश भगत था, उसने बिजनेस संभाला। और सुरेश के 3-4 शायद 4 भाई और भी थे, जिनमें एक विनोद था। उसका किस्सा भी आपको कल सुनाऊंगा मैं। एक मर्डर केस में बहुत बड़ी एक कांड हुआ था बॉम्बे में। तो ये जो अंदर में इनके आपस में कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, कंट्रोल ऑफ द फैमिली, और जो पैसे का जो कंट्रोल करना है सारा पूरे हिंदुस्तान में, इसको लेके अंदर खाते बहुत लड़ाइयाँ हुई। उसी तरह रतन खत्री की लाइफ में भी उतरा चढ़ा आए, लो एंड अप। तो इमरजेंसी जब लगी 1975-6 में, तो बहुत सारे जो ऑपरेटर थे ऑर्गेनाइज क्राइम वाले, उनको डिटेन किया गया था। उसी टाइम पे रतन खत्री को भी 19 महीने के लिए प्रिवेंशन डिटेंशन में रखा गया, कॉफ़ी पोसा के नीचे। हालांकि और कोई गैम्बलिंग के कोई कानून तो लगता नहीं, कॉफ़ी पोसा तो स्मगलिंग का केस होता है, लेकिन ठीक है, चलती थी इमरजेंसी में। मीसा लगा दिया, या कॉफ़ी पोसा लगा दिया, या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया, किसी ना किसी बहाने से पकड़ के जिसको बंद करना था सबको किया गया। उसमें 2 ही लोग बचे थे, करीम लाला और वरदा राजन, जिनको नहीं पकड़ा गया। बाकी मुंबई के हर बड़े डॉन को, स्मगलर को, इंक्लूडिंग हाजी मस्तान को भी डिटेन किया गया था उस इमरजेंसी के दौर में। तो जब इसको डिटेन किया गया 76 में, तो ये इसके बच्चे बहुत छोटे थे, 2 बेटे थे रत्न खत्री के, और वो जय हिंद कॉलेज या HR कॉलेज चर्च गेट पे वहाँ पे पढ़ते थे। 16, 17, 18 साल के, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉलेज का। इमरजेंसी का टाइम, बिजनेस बंद, मटका बंद, अब करें तो क्या करें। वो रहते थे नवजीवन सोसाइटी, जो बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन के पास है। वहाँ से 1 रोड तारदेव को जाती है, इसलिए उसको कई बार नवजीवन सोसाइटी तारदेव एरिया भी कह देते हैं। ये वही नवजीवन सोसाइटी है जिसमें मैंने आपको कई बार जब हमीद के मर्डर का किस्सा सुनाते हैं, हमीद खान पठान के, हमीद खान के जो फन एंड फूड रेस्टोरेंट में जिसको पठान गैंग के लोगों ने मारा था, शरीफ खान ने और मुन्ना ने, वही सोसाइटी जो है नवजीवन सोसाइटी, बहुत बड़ी सोसाइटी है, और प्रीडोमिनेंटली गुजराती और सिंधी फैमिली वहाँ पे रहती हैं। तो ये रतन खत्री भी सिंधी फैमिली को बिलोंग करता था। बहुत सारे रिश्तेदार इनके वहाँ सोसाइटी में रहते थे। ज़्यादा बड़े घर नहीं थे, 2 बेडरूम हॉल के फ्लैट थे सब। तो उनमें से इसकी गैर हाजिरी में इसके बच्चों का कोई संभालने वाला कोई नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमीद था, जिसका मर्डर उसी बिल्डिंग में होता है, हमीद भी उसके बच्चों का दोस्त था जब बच्चा था। वो भी 17-18 साल की उम्र का, कॉलेज में पढ़ते थे साथ में। और पठान गैंग के 2 और लड़के भी इनके साथ, किसी के जो लीडर थे उनके बच्चे। तो ये 5-6 लोगों का ग्रुप था। जब तभी किसी को नहीं पता था कि हमीद बाद में जाके दादा बनेगा, जहाँ पठान गैंग के बच्चे बाद में जाके दादा बनेंगे, जहाँ कुछ बनेंगे, जहाँ रत्न खत्री के बेटे बड़ा होके क्या करेंगे, किसी को पता नहीं था। बड़े का नाम राज था, छोटे का नाम पता नहीं क्या था। तो ये हमीद और वो पठान बच्चे 3-3, 4-4 दिन जाके रतन खत्री के खाली फ्लैट में रहते थे, अपने दोस्तों को कंपनी देने के लिए। वहीं पे एक किस्सा हो गया बहुत इंटरेस्टिंग, जो मुझे एक मित्र ने सुनाया। उसी बिल्डिंग में डांडिया रास हो रहा था। वो एक ट्रेडिशनल एक सेलिब्रेशन होती है। तो डांडिया के दौरान इन्होंने देखा कि कुछ लोग एक लड़के को बड़ी बुरी तरह मार रहे हैं, और ये हमीद और वो पठान लड़के और रत्न खत्री का बेटा राज, इनको पता नहीं कि मार खाने वाला कौन है, मारने वाले कौन हैं। तो इनसे कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इन्होंने जाके दखल दे के उस लड़के को छुड़ाया, और जो लोग मार रहे थे उनको बुरी तरह पीटा, उनको खून में निकाल दिया मार मार के। वो मामला इतना बड़ा कि सबको नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। वहाँ पे रत्न खत्री का छोटा भाई आधी रात को जाके इनको छुड़ा के लाया। तो ये इस किस्म के किस्से उस ज़माने में होते थे। जो बड़े लोग थे उनका सर्कल भी उसी किस्म का होता था, जहाँ उनको
प्रोटेक्शन मिले, कहीं ना कहीं से सुरक्षा का इंतज़ाम हो, तो बड़े लोगों से ये लोग बना के रखते थे। मेरे दोस्त ने बताया कि इसी टाइम पे इसके जो राज था लड़का, वो नया नया अभी 18 साल का हुआ था, तभी प्रीमियम पद्मिनी गाड़ी का नवा मॉडल निकला था, प्रीमियर वालों का नया मॉडल जिसका नाम पद्मिनी था, प्रीमियर पद्मिनी। तो उसने बाप जेल में बैठा है और उसने नई गाड़ी खरीदी प्रीमियर पद्मिनी उस ज़माने में, तो होगी कुछ 1 लाख के करीब। तो उस गाड़ी में लेके जाके अपने दोस्तों को गाड़ी में बैठा के नई कार में चौपाटी की सैर करवाया करता था मेरियन ड्राइव पे। क्या ये इनका लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इस कर्म का इनका जो कार्य होता था वो पैसे वाले लोगों के बच्चों का जैसे होता है वो था। खैर ये रतन खत्री की लाइफ। उसके बाद जो भगत फैमिली थी, सबसे ज़्यादा ट्रेजिक किस्से जो हुए हैं वो भगत फैमिली में हुए हैं। एक ही फैमिली की आपसी लड़ाई की वजह से कोई 10 के करीब मर्डर हो गए, बहुत से लोग सज़ा काटने लगे, अंदर चले गए। वो काफ़ी अजीबोगरीब किस्सा है जिसको पूरी डिटेल से फिर से मैं आपको कल सुनाऊंगा। 1-2 दिन और लगेंगे ये मटका की कहानियाँ चलते हुए। इसमें क्या क्या और अंदर के पेच होते हैं वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे बड़े लेवल पे ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। ये किस्से कहानियाँ लेकर आने वाले दिनों में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।